हाँ, तो देखते हैं हम लोग पार्ट थर्ड। थोड़ा इसको सेटिंग कर लेते हैं। क्या था? कंबसन। ये जल्दी से ख़त्म कर लेंगे आधा घंटा में। 7 मीटर स्टार्ट करेंगे। कंबसन क्या है भाई? तो कंबसन कुछ नहीं है, इजी है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर। एयर में जब कार्बन जलता है, ठीक है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है और हीट देता है एंड लाइट देता है, ठीक है। इसी को कंबसन बोलते हैं। कंबसन क्या है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर ऑक्सीजन में थोड़ा बहुत अंतर है। एयर में बहुत सारे गैसेस का मिश्रण होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं जैसे कि हम ऊंचाई पे चले जाए जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो वहाँ कम्प्लीटली कंबसन नहीं होता है, ठीक है। तो वो खैर चीज़ें हम आगे देखेंगे। अभी देखो, एयर है द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, एक एग्जांपल के तौर पे देखो, मीथेन है। मीथेन एक है, कार्बन कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हो गया, या फिर डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं जिसमें कार्बन होगा वो, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में कंबसन होता है भाई। अगर एयर में ऑक्सीजन नहीं है तो फिर वो जलेगा नहीं, ठीक है। अब प्रॉपर कंबसन हो रहा है नहीं, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है एयर में। हाँ, अब कंबसन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर, हीट एंड लाइट निकला, ठीक है। कोयले को जब तुम जलाते हो तो उसमें से लाइट भी निकलता है, हीट भी निकलता है, कुछ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब जो नेचुरल गैस मीथेन है, अगर मीथेन को तुम अगर कंबसन जलाओगे तो सीधे ब्लास्टे करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, ठीक है। इसीलिए इसको फ्यूल में भी हम इस्तेमाल करते हैं। मीथेन जो है वो फ्यूल में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। द कुकिंग गैस एलपीजी, या फिर कुकिंग गैस एलपीजी हो गया। एलपीजी किसे? ब्यूटेन को बोलते हैं। C4H10 ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड वाला। ये जो ब्यूटेन है ये भी कार्बन कंपाउंड है। ये सब अल्केन की फैमिली से आता है। अल्केन के फैमिली से आएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब पढ़ाया हुआ है। ब्यूटेन, तो ब्यूटेन और मीथेन ये सब फ्यूल के रूप में यूज होता है, ठीक है। एलपीजी, इसी को एलपीजी बोलते हैं, ब्यूटेन को। When butane or LPG burns in air, the burner of gas stops, then it forms a carbon dioxide water vapor. ब्यूटेन भी जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, हीट निकलेगा और लाइट निकलेगा। हाँ, इसमें ब्यूटेन में हीट की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा हीट हो प्रोड्यूस होगा ब्यूटेन जलाएंगे तो, या फिर मीथेन जलाएंगे तो जो कार्बन कंपाउंड ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है उसको हम फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं। Now carbon and its compounds are used the fuels because they burn in air releasing a lot of heat। लिखो क्या लिखा हुआ है कि कार्बन और इसके जितने कंपाउंड है उसको हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर फ्यूल के रूप में अल्केन वाला ही यूज होता है, अल्कीन और अल्काइन वाला नहीं यूज होता है, क्योंकि उसका प्रॉपर कंबसन नहीं हो पाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जितना बताएं उतना ही है। नेक्स्ट, अब जो द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन तो अच्छा फ्यूल है भाई, उसमें अल्केन में ही तो मीथेन और ब्यूटेन आता है, तो मीथेन और ब्यूटेन तो अच्छा फ्यूल है। लेकिन जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स के बारे में भी पढ़े ना, अल्केन्स, इसको क्या बोलते हैं अपन? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड वाले को। तो लिखो, देखो लिखा हुआ कि द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन्स जनरली बर्न्स इन एयर विथ ए ब्लू नॉन सूटी फ्लेम, विथ ए ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। तो अगर फ्यूल अच्छा होगा तो पक्का वो जो है ना उसका फ्लेम जो होगा ब्लू होगा और नॉन सूटी होगा। नॉन सूटी मतलब जैसे कि तुम कोई भी बर्तन चढ़ाओगे तो नीचे जो है पेंदी में वो ब्लैक नहीं लगेगा,
नहीं लगेगा तो उसको बोलेंगे कि नॉन सूटी फ्लेम है, ठीक है। तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स के जितनी फैमिली होते हैं वो अच्छे फ्यूल होते हैं, तो हमेशा ब्लू फ्लेम देंगे और नॉन सूटी फ्लेम होगा। अल्केन्स की बात कर रहे हैं, अल्केन्स मतलब सेचुरेटेड। अब वहीं पर अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज़ और भी देख लो, जैसे गैस स्टोव में क्या होता है कि छोटे छोटे होल होते हैं, ये एयर को मिक्स करने के लिए होते हैं, ताकि फ्यूल के साथ, गैसेस के साथ या लिक्विड के साथ ये जो होल्स, एयर जो है आसानी से मिक्सअप हो जाता है। एयर को फ्यूल के साथ मिक्सअप करने के लिए होल दिया जाता है। 2-4 होल बंद रहेगा ना, देखना प्रॉपर कंबसन नहीं होगा, येलो कलर का फ्लेम निकलेगा और सूटी फ्लेम निकलेगा, ठीक है। अगर बर्तन के पेंदी में अगर ब्लैक ब्लैक जम जा रहा है, इसका मतलब गैस का जो बर्नर है वो ज़रूर होल क्या है उसका ढका हुआ है, छिद्र जो है थोड़ा भरा हुआ है, उसको फिर साफ़ करने की आवश्यकता है। तो गैस स्टोव में जो होल होते हैं वो एयर को प्रॉपर मिक्सअप करने के लिए होते हैं, ये लिखा हुआ है। ज़्यादा जो हाईलाइट किया हुआ है वही पढ़ना, नीचे का पोर्शन नहीं पढ़ना। नीचे का पोर्शन हम बातों बातों में सब बोल दिए, वही लिखा देखो, कुकिंग यूटेंसिल्स इन आवर होम्स आर गेटिंग ब्लैक। अगर होल अगर भर जाएगा तो एयर का मिक्सअप नहीं होगा, तो जो नीचे वाला जो पार्ट है, पेंदी वाला जो पार्ट है वो ब्लैक हो जाएगा, सूटी फ्लेम निकलने लगेगा, प्रॉपर कंबशन नहीं होगा, वही सब चीज़ें लिखा हुआ है। तो जो हाईलाइट है वही सिर्फ पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे देखो, द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए कौन सी फैमिली के? अनसेचुरेटेड किसको बोलते हैं? अल्कीन्स या अल्काइंस, ये दोनों को ही हम अनसेचुरेटेड बोलते हैं। अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड वाला होता है, अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। ये अच्छे फ्यूल नहीं होते, जब इसको हम जलाएंगे ना तो ये सूटी फ्लेम देता है, मतलब कि थोड़ा राख है वो काला काला लग जाता है, जैसे कि पेंदी है ना, पेंदी के नीचे काला काला लग जाएगा तुमको। और इसका जो फ्लेम होता है येलो फ्लेम होता है, ब्लू फ्लेम नहीं, प्रॉपर कंबशन ही नहीं हो रहा है तो जो येलो फ्लेम रहेगा और सूटी फ्लेम होंगे। देखो, अगर हम अल्कीन्स और अल्काइंस को हम चाहते हैं कि प्रॉपर कंबशन हो, ठीक है, ब्लू फ्लेम हो और वो सूटी फ्लेम ना दे, तो क्या करेंगे? अब चूँकि तो इसको हम एयर में कंबशन करवा रहे हैं ना, एयर में बात कर रहे हैं अभी हम। जो अल्कीन्स होते हैं या फिर जो अल्काइंस होते हैं, इसको अगर हम एयर के प्रेजेंस में कंबशन कराएं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर में कराएं, तो कैसा फ्लेम देंगे? येलो प्लस सूटी। मतलब ये कुकिंग गैस में इस्तेमाल के लिए नहीं है, इसे हम खाना नहीं बना सकते हैं। येलो फ्लेम देंगे और सूटी फ्लेम देंगे, तो येलो फ्लेम जो होता है वो ज़्यादा उसमें हीट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, इन प्रेजेंस ऑफ प्योरली ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में तो मात्र 21% ऑक्सीजन है, तो 21% ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाएं तो येलो और सूटी फ्लेम दे रहा है। लेकिन हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर ला के, जहाँ पे 100% सिर्फ ऑक्सीजन ही है, तो वहाँ पर ब्लू फ्लेम देगा और बहुत ज़्यादा हीट देगा। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? वेल्डिंग में करते हैं। ब्लू फ्लेम देगा और सूटी देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक अल्कीन से अल्काइन में से एसिटिलीन एक होता है, एसिटाइलिन बोल दो, एसिटाइलिन है एक, उठा लिए हम इसमें एसिटाइलिन। किसको बोलते हैं पता है? इथाइन को, मतलब डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एसिटाइलिन, इसका कॉमन नेम है। इसे इथाइन, IUPAC नेम है इथाइन, और एसिटाइलिन क्या है? कॉमन नेम है। तो इसको अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं, ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन सिलेंडर ला करके, तो ये वेल्डिंग में ये यूज होता है। 100% बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। तो हम प्योर ऑक्सीजन देंगे ना, तभी अल्कीन और अल्काइन जो है प्रॉपर हीट देगा, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ 100% ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएंगे। ऐसे एयर में जलाएंगे तो यही हाल रहेगा, येलो फ्लेम देगा और सूटी फ्लेम देगा। बस इसमें इतना ही, आगे देखते हैं। ये सब हो गया, एसिटाइलिन, इथाइन हो गया, वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, वो भी बता दिए, ख़त्म। अब आगे कुछ रिएक्शन है। अब रिएक्शन में क्या है कि तुम्हें इसमें रिएक्शन नहीं याद करना है, रिएक्शन पूछेगा नहीं, हम कम समय में अच्छा तैयारी करना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई पूछता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा भाई? सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक मॉलिक्यूल से हट के उसके जगह पे दूसरा आ जाएगा। जैसे कि देखो, CH4 एक उठा लेते हैं, मीथेन है, प्लस क्लोरीन से अगर हम थोड़ा सा हीट दे दें या सनलाइट के प्रेजेंस में,
तो क्या होता है कि इसमें का जो एक हाइड्रोजन है ना वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, मतलब हट जाता है, रिमूव हो जाता है, और इसका जो केमिकल प्रोडक्ट बन करके आता है वो क्या आता है, यहाँ पे लिख देते हैं, हटाओ इसको, CH3, एक हाइड्रोजन हटा और उसके जगह पर एक क्लोरीन आ गया, ठीक है। इसको क्लोरोमीथेन बोलते हैं या फिर मिथाइल क्लोराइड, IUPAC नाम सीखा है। और प्लस HCl आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि एक H यहाँ पे तो 4 H है, जैसे कार्बन है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ठीक है। उसमें से ए वाला हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है। और जो 2 क्लोरीन था Cl2 है ना, Cl2, एक Cl यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया और ये जो हाइड्रोजन बाहर निकला वो इस Cl से कंबाइन हो गया, तो प्रोडक्ट क्या बना, CH। अभी प्रोसेस नहीं जानना है कि कैसे हो रहा है, ये क्लोरीन आकर के अटैच हो गया, ये हाइड्रोजन जब यहाँ से बाहर गया तो इस Cl के साथ मिल करके HCl बना लिया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल से हट करके जिससे रिएक्शन करवाया जा रहा है वो वाला आ जाता है और इसमें से कम हट जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन अगर एग्जांपल में देगा कि कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हालांकि कार्बन कंपाउंड का नहीं देगा, वो देता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है, वो इनऑर्गेनिक से पूछता है। ये बस थोड़ा बहुत याद रखना है, कुछ क्वेश्चन टफ आ जाए तो अपने पहचान जाए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक इसमें से हट जा रहा है, ठीक है, और एक जिससे रिएक्शन कराया जा रहा है वो आके कंबाइन हो जा रहा है, तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा। अब है एडिशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है। अब एग्जांपल कोई दे दे, किसका है भाई एग्जांपल, एडिशन रिएक्शन मतलब जिससे रिएक्शन कराया जाएगा वो आके जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे एडिशन रिएक्शन कहाँ होगा, तो हमेशा अल्कीन्स पे होगा या अल्काइंस पे होगा, ठीक है। अब देखो CH4 जो है ये इसी स्टेबल कंपाउंड, इसमें तुम क्या जोड़ोगे एक्स्ट्रा बताओ, 4 वैलेंसी तो इसको पहले से ही ऑक्टेट पूरा हुआ है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड में कुछ कलाकारी कर सकते हैं। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं CH 2 हो गया, अब डबल बॉन्ड CH और H। यहाँ क्या होता है कि जब हम हाइड्रोजन को अटैक करता है निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यहाँ ये जो डबल बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो जाता है, एक डॉट इधर एक डॉट, बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड ये है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तभी तो ये बॉन्ड बनेगा दोनों जोड़ करके। तो अभी बॉन्ड तोड़ करके हम क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे बना लेते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन में कितने H है, 2 H है, तो एक H आकर के यहाँ जुड़ जाएगा और एक H आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जैसे ही एक H यहाँ पर आकर के जुड़ा तो क्या हो गया, CH, एक नया हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। ये तो सिंगल बॉन्ड ये वाला तो है ही है, ये सिंगल बॉन्ड है ऑलरेडी, तो एक सिंगल बॉन्ड है कर दिए H। अब देखो क्या हुआ, ये हम सिंगल बॉन्ड को तोड़ करके एक डॉट बना दिए, इलेक्ट्रॉन बना दिए। इलेक्ट्रॉन के पास कौन आकर जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, इस इलेक्ट्रॉन के पास एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये हो गया CH3, ठीक है। ये तो हो गया इथेन अल्केन की फैमिली। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, एडिशन रिएक्शन। इसमें कुछ जोड़ देना, ये कहाँ जुटेगा, या तो डबल बॉन्ड में हो सकता है या तो ये ट्रिपल बॉन्ड में हो सकता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है ना उसको सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, अगर हम रिएक्शन ये कितना आया, CH3 आ गया, सिंगल बॉन्ड, समझ में आया। तो एडिशन रिएक्शन क्या करता है, अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर देगा। तो कुछ इसमें ऐड हो गया, डबल बॉन्ड एक बॉन्ड ब्रेक हो करके ऐड हो जाता है तो इथेन बन जाता है। इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है कुछ, ठीक से देखो समझ। मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड था, हम क्या करना चाह रहे हैं, ये था डबल बॉन्ड, उस पर जब हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं H2 मतलब क्या होता है, H2 मतलब H रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेक हो करके यहाँ पे एक डॉट बना दो। अब एक H इससे कंबाइन होगा, एक H इससे कंबाइन हो गया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2H, अब 3H हो जाएगा ना, कंबाइन हो जाएगा यहाँ तक 3H, 2 तो पहले से था, एक आके कंबाइन हो गया 3H हो गया, और H 2 तो H पहले से था ये वाला, अब एक H और आके कंबाइन हो रहा था 3 हो गया, तो ये हो गया।
इसका मतलब जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ट्रिपल यहाँ रहता तो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड था ये पहले। अनसेचुरेटेड किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को। अब सेचुरेटेड हो गया। सेचुरेटेड किसको बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड को। खत्म। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजिनेशन है। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है भाई? तो देखो, ये देखो, ये डबल बॉन्ड था, वेजिटेबल आयल, अनसेचुरेटेड फैट होते हैं। अनसेचुरेटेड कौन होते हैं? अपने अगर आसपास में बात करें तो आयल, तेल। ठीक है, जितने जैसे तुम एक तेल लगाते हो, पाम आयल लगाते हैं, या फिर तुम कौन सा तेल अभी सर पे लगाता है, जैतून का, वो सब क्या है? वेजिटेबल आयल, वो सब डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो उसको क्या करो तुम कि अनसेचुरेटेड है। अच्छा, अनसेचुरेटेड जो होता है वो कम हार्मफुल होता है, हार्मफुल ज़्यादा नहीं होता है, इसे तुम खा सकते हो। लेकिन जैसे हम हाइड्रोजन में इसका रिएक्शन कराएं, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, निकल उसमें थोड़ा सा डालना है तभी जाके ये रिएक्शन करता है। कैटलिस्ट मतलब, अगर तुम कैटलिस्ट मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिंपल सी बात में समझो, 9वां 10वां के में क्या समझो, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि रिएक्शन जल्दी हो, तेज़ी से, इसलिए निकल कैटलिस्ट को रखते हैं, हीट थोड़ा देते हैं। कैटलिस्ट अलग चीज़ नहीं है, कैटलिस्ट जहाँ लग गया मतलब निकल जो है एक कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट का काम करेगा मतलब निकल जो है एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा जिससे रिएक्शन जल्दी हो। खैर, तो हाइड्रोजन आकर के एक यहाँ पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड एक ख़त्म हो जाएगा, उसी के जगह पे जुड़ेगा। देखो, ये प्रोडक्ट बन गया, ये अपना घी हो गया, या फिर डालडा जिसको तुम बोल सकते हो। ठीक है, ये हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट उदाहरण है। तो हम दो रिएक्शन देखे, एक अपना देखे सब्स्टिट्यूशन जो एक हटाइए देता है, और दूसरा एडिशन जो आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपना। अब देखो, अब हम देखेंगे कि एक बोतल है तुम्हारे पास। ठीक है, इस बोतल में कैसे पहचानोगे? इस बोतल में मान लेते हैं कि तुम्हारे पास अल्केन है और अल्कीन्स है। अब कैसे पहचानोगे कि बोतल में अल्केन है कि अल्कीन है? लिक्विड के फॉर्म में है, तुमको तो नहीं पता। तो एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये क्या करते हैं भाई? जो ब्रोमीन वाटर जो होते हैं, ब्रोमीन का कलर कैसा होता है पता है? ब्रोमीन का जो कलर होता है वो रेड ब्राउन होता है, रेड ब्राउन कलर होता है, हल्का सा लाल भूरा कलर का होता है, ये रेड ब्राउन होता है। अब इसको जब हम इसमें डालेंगे, इस बोतल में डालेंगे तो क्या होगा? अगर हम डालेंगे और एक कलरलेस हो गया, ब्रोमीन वाटर इसमें 2-4 बूंद डालना है, और अगर ब्रोमीन वाटर जो है कलरलेस हो गया, कैसा हो गया? कलरलेस। कलरलेस होगा तो पक्का उसमें अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड मतलब पक्का उसमें अल्कीन होगा या अल्काइंस होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अगर कलरलेस नहीं हुआ, सेम टू सेम कलर है, रेड ही ब्राउन कलर है, तो फिर वो पक्का अल्केन है उसमें। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। तो ऐसे पूछ सकता है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसके लिए उपयोग करते हैं? तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, कि उसमें सेचुरेटेड है कंपाउंड की अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट से पता चलता है। कैसे पता चलता है? कि ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो रेड ब्राउन है तुम्हारे पास शीशी में, अगर हम उसको डालें, अगर वो कलरलेस हो गया, इसका मतलब उसमें क्या है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसेचुरेटेड मतलब या तो अल्कीन होंगे या तो अल्काइन होंगे। ठीक है, अगर नहीं कलरलेस हुआ, अब सेम कलर है, रेड ब्राउन ही कलर रह गया डालने के बाद भी बीकर में इसमें, तो वो अल्केन है फिर उसमें। अच्छा, ये नहीं फाइंड आउट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट यह फाइंड आउट नहीं करता है कि ठीक है तुमको तो पता चलेगा कि अनसेचुरेटेड है इसमें, अगर हम रेड ब्राउन को डालें और वो कलरलेस हो गया तो हमें पता चल गया कि वो अनसेचुरेटेड है। अब अनसेचुरेटेड में तो दोनों हो सकता है, या तो अल्कीन या तो अल्काइन। हाँ, ये नहीं पता चलेगा कि उसमें अल्कीन है
या फिर अल्काइन है, इसमें डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ये तुमको नहीं पता चलेगा। ये तो हम सिर्फ सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में बताएगा, या तो सिंगल बॉन्ड वाला बताएगा या तो डबल ट्रिपल में से कोई भी हो सकता है, या तो अल्केन या तो अल्कीन अल्काइन बताएगा। समझ में आया? ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में बताता है, एग्जैक्टली ई नहीं बताया कि इसमें क्या है। ठीक है, हाँ ई पक्का है कि भाई अल्केन को हम पक्का आइडेंटिफाई कर लेंगे, अगर ये कलरलेस नहीं हुआ तो पक्का अल्केन होंगे। डी कलराइज ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट था। जो इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो हम बोले ना बस वही लिख लेना है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें एक ही बात लिखा हुआ है और एक ही चीज़ है, जो हम बोले वही लिखना है। ठीक है, लिखना क्या है देखो सुनो, फिर से हम बोल लेते हैं, अगर तुमको नहीं सुना है तो बढ़ा देना वीडियो। ठीक है, ब्रोमीन वाटर जो होते हैं ये रेड ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, अगर अल्केन होगा, इन प्रेजेंस ऑफ अल्केन्स मतलब अनसेचुरेटेड, सॉरी सेचुरेटेड, तो ये जो ब्रोमीन वाटर जो है ये कैसा कलर देगा? नॉट डी कलराइज, वो रेड ब्राउन ही रह जाएगा, डी कलराइज इसका नहीं होगा। COLO ना, डी कलराइज नहीं होगा, सेम कलर रह जाएगा। अच्छा, लेकिन वो अगर अनसेचुरेटेड है, क्या है? अनसेचुरेटेड। अब अनसेचुरेटेड में दोनों हो सकता है, तो वो क्या होगा? डी कलराइज हो जाएगा। डी कलराइज मतलब उसका जो रंग है रेड ब्राउन, वो डी कलराइज हो जाएगा। समझ, कोई कलर नहीं रहेगा, डी कलराइज हो जाएगा। अब तुम डाले या वो ऑन डी कलराइज हो गया, तो डी कलराइज हो गया तो ये तुम पक्का से नहीं बता सकते हो कि वो अल्कीन्स है कि अल्काइंस है। हाँ, इतना तो हमें पता चल गया कि वो दोनों में से कोई एक हो सकता है, मतलब वो अनसेचुरेटेड ज़रूर होगा। अभी अनसेचुरेटेड में तो अल्कीन्स भी होता है डबल बॉन्ड वाले, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को भी बोलते हैं हम लोग अनसेचुरेटेड, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, यही इसका सार है। ठीक है, अगर डी कलराइज नहीं हुआ तो पक्का अल्केन होगा, पक्का वो सिंगल बॉन्ड होगा। अगर डी कलराइज हो गया तो वो अनसेचुरेटेड होगा, मतलब अल्कीन भी हो सकता है अल्काइन भी हो सकता है। बस आ जाओ अब इथेनॉल पे, अल्कोहल पे। अल्कोहल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो तुम दारू के बारे में पढ़ते हो भाई, वो इथेनॉल होता है। क्या होता है? इथेनॉल। ये वाला जो हम लोग पीते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि पूरा ये अल्कोहल भाई प्योर अल्कोहल पी जाते हैं, नहीं नहीं, ये 10 से 15% ही इथेनॉल होता है, बाकी पानी होता है जो हम लोग दारू पीते हैं। अच्छा, इसी में एक और होता है मिथेनॉल। ये तुम पी लोगे ना, ये बहुत पॉइजनस होता है। मिथेनॉल ये पॉइजनस होता है, ये तुम अगर पी लोगे थोड़ा सा भी तो तुम्हारा जो आँख है वो अंधा हो जाए। ठीक है, सिलियरी मसल्स होते हैं ना आँख में, वो ख़राब कर देता है मिथेनॉल। ठीक है, तो तुम अंधे हो जाओगे, दिखेगा कुछ भी नहीं अगर तुम मिथेनॉल पी लिए गलती से भी। तो दारू में इथेनॉल यूज होता है, उसमें अल्कोहल की मात्रा मात्र इथेनॉल की मात्रा 10 से 15% होती है, बाकी वाटर होती है ये। ठीक है, अब कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ इसमें क्या दिया हुआ। इथेनॉल क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड होते हैं, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता। दारू का कैसा रंग? ठीक है, नहीं पता, वो कलरलेस होते हैं। इथेनॉल कलरलेस होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? परजेंट स्मेल होते हैं, प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट मतलब थोड़ा अच्छा सुगंध, क्योंकि दारू तो अच्छा सुगंध नहीं देता है, नहीं पीने वाले को अच्छा सुगंध देता है। बर्निंग टेस्ट, टेस्ट जब पियोगे तो गला जलेगा, तो बर्निंग टेस्ट है इसका। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, थोड़ा ध्यान रखो, 80 से तो कम होता है। ये थोड़ा ज़्यादा फेमस है, हम अधिकतर जगह मिल जाता है। इट इज़ लाइटर देन वाटर। वाटर से क्या होता है? लाइटर होते हैं। ठीक है, ये 5% रेक्टिफाइड स्पिरिट। देखो अब दो टर्म है, एक होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट,
स्पिरिट के नाम सुना है कि भाई स्पिरिट लिया हो, स्पिरिट लिया हो, हाँ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 5% अल्कोहल होते हैं। 5% क्या होते हैं? इथेनॉल होते हैं। अल्कोहल इथेनॉल एक ही बात। अल्कोहल का कॉमन है, सब बोलते बोलते इथेनॉल कर दिया। बाकी वाटर होते हैं 95%। तो इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। 5% अल्कोहल और 95% वाटर, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफाई स्पिरिट। अगर 5% इथेनॉल ले और 95% वाटर ले तो ये रेक्टिफाइड स्पिरिट होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होता है जिसको एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। एब्सोल्यूट मतलब एकदम प्योर अल्कोहल। तो प्योर अल्कोहल में क्या होगा? 100% इथेनॉल होगा। एब्सोल्यूट अल्कोहल में क्या होंगे? 100% अल्कोहल होंगे, मतलब इथेनॉल होगा। बार बार अल्कोहल लिख दे रहे हैं, क्या होगा? इथेनॉल। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पे लिख दिए। इथेनॉल हैज़ नो इफेक्ट ऑन लिटमस सॉल्यूशन, क्योंकि जो अल्कोहल होते हैं, जो इथेनॉल्स होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। इथेनॉल कैसा होता है? न्यूट्रल। इसका मतलब वो लिटमस में कोई इफेक्ट उसका नहीं आएगा। रेड से ब्लू नहीं होगा या ब्लू से रेड नहीं होगा, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो लिटमस पे कोई भी प्रभाव, या फिर लिटमस बोल लो, मिथाइल ऑरेंज वाला बोल लो, इंडिकेटर जो भी होंगे वो न्यूट्रल होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई कलर का चेंज नहीं आएगा। इथेनॉल न्यूट्रल होते हैं। अल्कोहल्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, डू नॉट इफेक्ट लिटमस, सब लिखा हुआ वही बोल रहे हैं। अब देखो कंबसन रिएक्शन। तो कंबसन रिएक्शन क्या, हम देखें कि भाई पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलेगा तो वही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। कंबसन रिएक्शन अगर बोल दिया तो चारे को प्रोडक्टे बनता है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ये कुछ भी जला लो तुम, ठीक है, कुछ भी अल्कोहल जो जलाना है सब जला लो। अगर कंबसन हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो पक्का सा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट यही चार देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड देगा नहीं। अगर ऑप्शन में आ जाए कि कंबसन रिएक्शन में क्या आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। ठीक, इथेनॉल को हम फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जो दारू है, तुम एक दारू लाएगा, एक ठेपी उसमें सलाई मारेगा ना तो जलने लगता है। फ्यूल के रूप में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, इथेनॉल इज यूज एडिटिव इन पेट्रोल। अच्छा, इथेनॉल को पेट्रोल में भी मिलाते हैं कभी कभी, ठीक है, पेट्रोल पंप वाला मिलाता होगा, उसमें लेड भी मिलाता है, कई सारे चीज़ें मिलाता है, पूरा शुद्ध पेट्रोल तो देता नहीं है। तो इथेनॉल को हम पेट्रोल में भी मिलाते हैं। अल्कोहल को, तभी अल्कोहल के बारे में दो चीज़ पढ़। अल्कोहल का कंबसन हो सकता है, मतलब कि अल्कोहल को फ्यूल के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, पेट्रोल में भी मिला सकते हैं, ठीक है। इसका यूज एक अलग सा टेबल बना हुआ है, वो हम लोग देख लेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो क्या है। देखो, इथेनॉल जो है, इथेनॉल कैसे प्रोड्यूस होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन। क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, तो फर्मेंटेशन के कारण प्रोड्यूस होता है। कौन सा प्रोसेस है? फर्मेंटेशन। अच्छा, फर्मेंटेशन क्या होता है भाई? द ब्रेकडाउन्स ऑफ इंजाइम्स, यहाँ लिखा हुआ है, ब्रेकडाउन्स ऑफ इंजाइम्स ऑफ द शुगर केन प्रेजेंट इन मोलासेस। तो किसका फर्मेंटेशन होता है? तो शुगर केन का होता है। शुगर केन का फर्मेंटेशन होता है। तो इथेनॉल कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है। किसका? तो शुगर केन का फर्मेंटेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मोलासेस। और मोलासेस क्या है भाई? इन द प्रेजेंस ऑफ मोलासेस, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन। किसका फर्मेंटेशन? शुगर का। किसके प्रेजेंस में? तो मोलासेस के प्रेजेंस में। अब ये मोलासेस क्या होते हैं? तो मोलासेस जो प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं देखते हैं, इसको मिटाते हैं।
देखो अब जो शुगर केन जो होते हैं, शुगर केन जूस मतलब ईख का रस, शुगर केन जूस से शुगर प्रोड्यूस होता है। शुगर केन जूस से क्या प्रोड्यूस हुआ? शुगर, चीनी, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा प्रोसेस है? बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, प्रोड्यूस किया बाय द प्रोसेस ऑफ, लिखो ये वाला, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हम जब शुगर बना रहे होते हैं ईख के रस से, शुगर केन के रस से, तो क्या होता है कि शुगर तो बनता ही है, प्लस कुछ छूट जाता है, कुछ लिक्विड के फॉर्म में बच जाता है, डार्क ब्राउन लिक्विड के रूप में कुछ अपने कढ़ाई में आ जाता है। जब जिस बर्तन में तुम बना रहे हो शुगर, उसमें डार्क ब्राउन लिक्विड बच जाता है, इसी को मोलासेस बोलते हैं। ठीक है, अभी जो मोलासेस है इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या सीखें कि शुगर केन जूस से शुगर बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यही याद रखना है, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक डार्क ब्राउन लिक्विड जो है बच जाता है, बन जाता है, एक्स्ट्रा बन जाता है, जो हम बनाना नहीं चाहते हैं, उसको मोलासेस बोलते हैं। और यही मोलासेस यूज होता है शुगर केन जूस से इथेनॉल बनाने में, अल्कोहल बनाने में। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द केन, शुगर केन, ऑफ द केन शुगर प्रेजेंट इन द मोलासेस। इसमें दो ही प्रोसेस याद रखना है, एक क्रिस्टलाइजेशन, एक फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन से तो अल्कोहल बनेगा, क्रिस्टलाइजेशन से शुगर बनता है, बस यही दो याद रखना है, बाकी और कोई चीज़ याद नहीं रखना है। अब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नाम ही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वाटर। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे होते हैं और वाटर को बाहर निकाल रहे होते हैं, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, 9th क्लास में था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसमें होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बाहर करेंगे इसमें, एडिशन ऑफ वाटर। यही तो, अगर तुमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ जाए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, तो तुम पहचान सकते हो कि कौन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन हाइड्रोजन है। अब देखो ये जो रिएक्शन लिखा है पहचानो ये कौन सा रिएक्शन है। देखो ऑक्सीजन से हम कंबाइन करा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक OH था, OH है, यहाँ पे क्या हुआ कि 2 OH हो गए, बाकी चीज़ें तो सेम है, CH3C यहाँ पर भी है, CH3C यहाँ पर भी है। एक OH था, अब डबल OH हो गया, मतलब एक ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ गया। तो देखो हुआ ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये देखो अब वाटर बाहर हो गया, वाटर रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा एक एक्स्ट्रा और वाटर रिमूव हो जाएंगे, वाटर हमें एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो वो रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऑप्शन में आ जाएगा कि एडिशन ऑफ, रिमूवल ऑफ क्या। तो इसमें हुआ क्या कि ये क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल, इसको अगर हम यहाँ बनाएं, अगर हम इसमें इथेनॉल को देखें, अगर तुम एक ऑक्सीजन जोड़ोगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, जोड़ दिए। ठीक है, तो हुआ क्या कि C पहले से था, अब 2 O आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, उसी में तो दो ऐसे रहता है। ठीक है, ये इथेनॉल है। तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है जब एडिशन रिएक्शन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है,
और प्लस वाटर निकला, क्योंकि यहाँ तो एक ऑक्सीजन ही है, 2-3 ऑक्सीजन होने चाहिए, तो ये 2 ऑक्सीजन तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया, 1 ऑक्सीजन यहाँ वाटर में आ गया। अब 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा निकलेगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो ई वाला कार्बन से 2H उतना ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि इथेनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो देखो 1 ऑक्सीजन है, अगर हम ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एक और ऑक्सीजन जोड़ोगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, मार देना ठीक, सीधी सी बात है। ईस्टर में भी होता है, लेकिन ईस्टर नहीं बनेगा, अल्कोहल के एक स्टेप ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। देखो अल्कोहल बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, रिएक्शन करके, और कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑक्सीडेशन कराओगे तो ईस्टर बन जाता है। ईस्टर जो होता है स्वीट स्मेल देता है, मीठा मीठा स्मेल, बहुत अच्छा सुगंध, परफ्यूम में इसका इस्तेमाल करते हैं, यही लाइन लिख लेना है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऐसा होता है, मतलब जैसे तुम ऑक्सीजन ऐड करते जाओ, तो अल्कोहल में एक OH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल OH होता है, जैसे C डबल बॉन्ड O, ऐसे करके। ईस्टर में भी वही होता है, इसमें ईस्टर में ऑक्सीडेशन नहीं, इसमें CCOH के प्रेजेंस में, अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड को, तब वो ईस्टर के रूप में बनता है। तो हम यहाँ स्टेप सिर्फ याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले अल्कोहल होगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसके बाद ईस्टर आएगा, ठीक है। इसका कुछ इस टाइप सा होगा, ये ईस्टर है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं तो ईस्टर बनता है, वो बात की बात। तो ये याद रखना कि अल्कोहल से डायरेक्ट ईस्टर नहीं बनेगा, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बो एडिशन से बनाओ, उसके बाद ईस्टर बनाओ। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इतने। अब सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो अल्कोहल क्या है, अल्कोहल पोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। पोलर मतलब कि उसमें प्लस माइनस हो सकते हैं, एक डायरेक्शन हो सकता है। तो जैसे C2H5OH है, जब इसको हम सोडियम मेटल में कन्वर्ट कराएं तो एक H बाहर हो जाएगा, O पे माइनस, Na पे प्लस, तुम जानते हो, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ये याद नहीं रखना है, बस हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, सुन लो, ध्यान सिर्फ रखना, याद नहीं करना है। OH माइनस ऐसे मेटल, तो तुम पूछो में अगर ऑक्सीजन बगल में प्रेजेंस है, मेटल से रिएक्शन कराओगे तो ऐसे ही बनता है, सोडियम इथॉक्साइड, नाम भी याद नहीं रखना है, माइनस Na प्लस। सिर्फ जाकर के मेटल क्या होता है कि जुड़ जाता है, एक OH के हटाएगा और मेटल जाके वहाँ जुड़ जाएगा बस, और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो अल्कोहल का एक ई टेस्ट भी है, हाइड्रोजन सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट क्या होता है कि अल्कोहल में तुम सोडियम डालोगे ना, तो उसमें से हाइड्रोजन निकलने लगता है, तब पता चल जाएगा कि इसमें अल्कोहल है, ठीक है। फिर से सुनो, सोडियम मेटल टेस्ट क्या होता है कि जैसे कि बर्तन है, बर्तन में अल्कोहल है, कैसे पता चलेगा कि इसमें अल्कोहल है, इथेनॉल है, कैसे पता चलेगा। तो इसमें सोडियम के ड्रॉपलेट डालो, सोडियम डालो इसमें, तो क्या होगा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलने लगेंगे। तो जब हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो समझ जाओ कि अल्कोहल है उसमें। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एच को हटा करके एन में आकर जुड़ जाता है, और कुछ नहीं। मेटल कहीं से भी मेटल का रिएक्शन तुम कराओ, वो पक्का एक एच हटा करके खुद जाके O के साथ जुड़ जाएगा। अब है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन नाम ही से पता चल रहा है कि वाटर को रिमूव करना है, डिहाइड्रेट करना है। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि बॉडी डिहाइड्रेट हो गया। डिहाइड्रेट हो गया मतलब कहने का क्या मतलब है कि पानी के कमी हो गया। तो जब तुम्हारे पास ये अल्कोहल है, इसमें तुम पानी निकाल दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है डबल डबल बॉन्ड में, ठीक है। इथीन बन जाता है, पानी निकाल दो सीधे, तो एक पानी निकल रहा है तो सिर्फ OH है, पानी में तो 2 H होना चाहिए था, एक और H यहाँ से बाहर निकाल दो तुम, ठीक है। तो जब एक H बाहर निकल, वो हम रिएक्शन समझा नहीं रहे हैं कैसे होता है, बस उसमें छोड़ो, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। बस ये समझो कि वाटर निकाल दो तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, ये डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को रिमूव करना, ठीक है। 2 H और एक O को बाहर कर देना है तुमको, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। इसका रिएक्शन के क्या प्रोसेस है वो हम नहीं समझा रहे हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है उसको। अब देखो इथेनोइक एसिड आ गया। अब बताए थे इथेनोइक एसिड जो है मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हम इथेनॉल से रिएक्शन कराएंगे तो ईस्टर बनेगा।
स्वीट स्मेलिंग ईस्टर बनेगा। ठीक है, ये सिर्फ याद रखना है, जो हम ऊपर बताए थे वो याद रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा, इथेनोइक एसिड, ये जरूरी नहीं है, आगे भी कोई एसिड होगा, इथेनोइक हो गया, प्रोपेनोइक एसिड का भी अगर तुम रिएक्शन कराओगे ना तो ईस्टर ही बनेगा। इसीलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दे रहे हैं कि कोई सा भी एसिड हो, अगर तुम अल्कोहल उसमें डाल दोगे, C2H5OH डाल दोगे तो ईस्टर बन जाएगा। ईस्टर मतलब स्वीट स्मेल, परफ्यूम में इसका इस्तेमाल करते हैं, प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन। थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है। ईस्टरिफिकेशन मतलब ईस्टर बनाना। ईस्टरिफिकेशन मतलब क्या होता है, ईस्टर बनाना। तो ईस्टर कैसे बनेगा, अल्कोहल, अल्कोहल से फिर क्या आया था अपना, देखे थे कार्बोक्सिलिक एसिड, देखे थे, नहीं लिखे थे हम, एक रिएक्शन ऐसे करके लिखे थे कि तुम सबसे पहले अगर तुम्हारे पास अल्कोहल है तो उसको तुम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराओ तो तुमको दे देगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फिर से तुमको अगर अल्कोहल फिर से डाल दो, C2H5OH, तो अल्कोहल डाल दोगे तो तुमको ये दे देगा ईस्टर, ये ईस्टर दे देगा। तब पहले तुमको अल्कोहल था, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, फिर ईस्टर बनाया। तो ये प्रोसेस जो है अल्कोहल से ईस्टर बनाना, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर बनाना, इसे ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर कैसे बनेगा, अगर हम थोड़ा क्वांटिटी में क्या डाल दें, अल्कोहल डाल दें, अल्कोहल से हम रिएक्शन कराएं तो बनेगा ईस्टर। तो याद रखना ईस्टर कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में इथेनॉल डाल दो, मतलब अल्कोहल डाल दो तो ईस्टर बन जाता है। अब प्लस वाटर तो निकलेगा ही। ठीक है, अब सोडियम मेटल टेस्ट है अल्कोहल का तो हम बता चुके हैं, बाकी तुमको कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। दूसरा ईस्टर टेस्ट ऑफ अल्कोहल, ये जरूरी नहीं हटाओ यार, फिर लोग ईस्टर टेस्ट ऑफ अल्कोहल क्या है, ईस्टर में क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड एनवायरमेंट सम ग्लेशियल इथेनोइक एसिड। देखो कोई बोतल में अल्कोहल है कि नहीं, ये तो हम पहले बताए कि सोडियम मेटल डाल दो, सोडियम डाल दोगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, सोडियम मेटल टेस्ट। दूसरा टेस्ट हमारे पास क्या है कि ये जो अल्कोहल है इसमें कुछ एसिड डाल दो। तो अभी हम तुमको पढ़ाएं कि जब एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो ईस्टर बनेगा। ईस्टर कैसा स्मेल देगा, स्वीट स्मेल, परफ्यूम, परफ्यूम वाला परफ्यूम बन जाएगा, डीओ बन जाएगा। ठीक है, तो ये अल्कोहल है, इसमें तुम क्या डालोगे, एसिड डालोगे। कौन सा एसिड, कोई सा भी एसिड डालो, लेकिन जो तुम्हारे पास प्रेजेंस है ईजिली वही डालो। कौन सा एसिड डालना है तुमको, तो ग्लेशियल इथेनोइक एसिड, इसका भी नाम सुन लो, क्या है, ग्लेशियल इथेनोइक एसिड। ये सॉलिड होता है तो हम ग्लेशियल इथेनोइक एसिड डाल दिए तो ईस्टर बन जाएगा। बीकर में क्या बनेगा, ईस्टर। ईस्टर जैसे ही बनेगा तो स्मेल आने लगेगा, एकदम मस्त मस्त स्मेल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ इथाइल, तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या था, अल्कोहल था। खैर अब यूज ऑफ इथाइल अल्कोहल देखते हैं। इथाइल अल्कोहल का यूज अपना पेंट में करते हैं, पेंट में, दवाई बनाने में यूज़ करते हैं, परफ्यूम में यूज़ करते हैं, अभी देखा। अब तीसरा ये वाला यूज याद रखना है कि इथाइल अल्कोहल क्या है, एक सॉल्वेंट है जिसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं इसको, मेडिसिन में, बिकॉज एक गुड सॉल्वेंट है जो वाटर, कोई ढेर सारा ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर में नहीं डिजॉल्व होते हैं लेकिन अल्कोहल डिजॉल्व कर लेगा। तो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है कि मेडिसिन में यूज़ करते हैं। कहाँ, आयोडीन टिंक्चर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का मल्लम उल्लम सब लगाते हैं ना जब कट फट जाता है, तो उसमें टिंक्चर ऑफ आयोडीन में यूज़ करते हैं। तो अल्कोहल का पहला यूज़ क्या है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, एक मेडिसिन है तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कट्टा फट्टा मलहम पे लगा सकते हो। तो इथाइल अल्कोहल ये जो फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो लिख रहे हैं वही याद रखना है। ये एंटीसेप्टिक की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक समझता है, जैसे घाव, जैसे बाहर जा रहे छिला गया तो धोआ को धोते हैं ना, धो करके मलहम लगाओ, तो ये धोने के लिए भी इस्तेमाल होता है। देखो स्टेरलाइज वाउंड्स मतलब धोने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो, फ्यूल और टिंक्चर ऑफ आयोडीन मतलब मेडिसिन एक पेंट। याद हो गया। अब आगे देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में तुमको कुछ, अगर कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ रिएक्शन नहीं पढ़ना है, 10 मिनट के और।
हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। अब ड्रिंकिंग अल्कोहल पीने से क्या होता है भाई कि जो द ब्रेन होते हैं, इफेक्ट विच दे प्रोड्यूस, अल्कोहल स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम। अल्कोहल क्या करता है कि जो अपना नर्वस सिस्टम है उसको स्लो डाउन कर देता है। ब्रेन की सोचने समझने की क्षमता ना कम हो जाती है, कुछ भी आदमी बोलता है। द ब्रेन ड्यू टू विच द जजमेंट ऑफ ए पर्सन इज इम्पेयर्ड। ब्रेन जो है काम करना, उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है, आदमी पहचानना भी बंद करता है कौन आदमी है, कौन आ गया है, कौन आ गया। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, मतलब धीरे धीरे काम करता है। नर्वस सिस्टम एंड माइंड, नर्वस सिस्टम का मतलब जो है माइंड, स्पाइनल कॉर्ड, जो नर्व सेल वगैरह सब जो जुड़े होते हैं वो सारी चीज़ें इस पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही दो लाइन जो हम लिखे यही पढ़ना है। अब आगे देखो मिथेनॉल, यहाँ लिखा हुआ मिथेनॉल के बारे में बताया था ना। मिथेनॉल क्या है, पॉइजनस है, इसे तुम पी लोगे ना तो ये अंधा हो जाओगे, तुम पहले ही बताए थे। मिथेनॉल डैमेज द ऑप्टिक नर्व, परमानेंट ब्लाइंडनेस इन ए पर्सन। तो जो मिथेनॉल होते हैं, मिथेनॉल मतलब CH3OH, ये वाला, ये अगर तुम पी लोगे तो तुम अंधा हो जाओगे, बिकॉज तुम्हारा जो ऑप्टिक नर्व्स है आँख में उसको डैमेज कर देगा, तो परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाएगा मिथेनॉल अगर तुम पी लोगे तो। इसको फ्यूल के तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीना नहीं है। पीते कौन है अपना, ये वाला इथेनॉल पीते हैं, CC वाला। ठीक है, अब डीनेच्योर्ड ऑफ अल्कोहल क्या होता है भाई, पढ़ो। डीनेच्योर्ड अल्कोहल, डीनेच्योर्ड अल्कोहल क्या होता है, अब जो अल्कोहल है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सी तुम्हारे पास बहुत सारा 10 ड्राम पुलिस बरामद किया, मान लेते हैं, तो 10 ड्राम पुलिस बरामद किया, तो ये दारू को करेगा क्या, खुद पिएगा नहीं, तो क्या करेगा, तो इसको इंडस्ट्री में भेज देता है। इंडस्ट्री में भेजने के बाद क्या होता है कि इसको अब पीने लायक नहीं बनाता, जैसे अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अब पीने लायक रहेगा तो वो इंडस्ट्री में जाएगा, वहाँ का मजदूरा पीने लगेगा, तो इसको पीने लायक न रह जाए, इथेनॉल को क्या क्या इसमें क्या क्या मिलाता है, इसमें मिला देगा तुमको मिथेनॉल, जो पियोगे तो तुम अंदर हो जाओगे। मिथेनॉल, मिथेनॉल मतलब वो कार्बन वाला CH3OH मिला दिया। और क्या मिलाएगा इसमें, पायरिडीन भी मिला देता है कुछ, बहुत कम अमाउंट में पायरिडीन मिलाता है, बहुत कम, ज़्यादा वो मिथेनॉल होते हैं। या फिर कॉपर सल्फेट, जो मन है सब मिला दिया। अब जब ये सब मिलाने के बाद क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। ये अब जो मिक्सचर जो बनाया है, जो 10 ड्राम तुमको मिला था इथेनॉल, 10 ड्राम, उसमें मिथेनॉल मिला दिए तुम, पायरिडीन मिला दिए, कॉपर सल्फेट मिला दिए, तो पीने लायक रह नहीं गया, पियोगे तो तुम अंधरा हो जाओगे, पॉइजनस हो गया। तो जो पीने लायक अल्कोहल है उसको तुम पॉइजनस कुछ मिला करके बना दिए, वही होता है डीनेच्योर्ड अल्कोहल, मतलब पॉइजनस अल्कोहल। अच्छा, ऑप्शन में देगा कि कैसे बनाया जाता है, इथेनॉल में मिथेनॉल मिला दिए, हाँ बिल्कुल, अगर यही दो देगा तो यो बन गया डीनेच्योर्ड, पीने लायक रह नहीं गया। कॉन्सेप्ट क्या है कि पीने लायक न रहे, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। मिथेनॉल मिलाते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, इथेनॉल में पायरिडीन, हाँ बिल्कुल सही। इथेनॉल में कॉपर सल्फेट, बिल्कुल सही। या फिर तीनों ऑप्शन में दे देगा कि इथेनॉल भी मिलाते हैं, मिथेनॉल भी मिलाते हैं, पायरिडीन भी, कॉपर सल्फेट भी, हाँ तीनों मिलाते हैं। समझ हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ऑप्शन में दे दिया कि व्हाट इज डीनेच्योर्ड अल्कोहल, इथेनॉल प्लस मिथेनॉल, हाँ तो बिल्कुल सही है। इथेनॉल प्लस पायरिडीन, बिल्कुल सही है। समझ ऐसे करके दे सकते हैं। तो बस इतना ही पढ़ना। अब आगे देखते हैं हम लोग इथेनोइक एसिड, इसमें कोई रिएक्शन वगैरह नहीं याद रखना है। इथेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप के। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है भाई इथेनोइक एसिड का, तो लिक्विड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड देखा है? हाँ, नहीं देखा, हम बताते हैं कहाँ देखा। विनेगर देखा है? विनेगर थोड़ा एसिड वाला पानी। विनेगर तुम कहाँ देखे होगे कुछ?
अरे अच्छा, लेटरिन वगैरह जो साफ़ करते हैं ना वो भी एसिड होता है, समझो, वो यही इसी ग्रुप का होता है। तो उसी को एग्जांपल में तुम ले लो, वो एक एसिड होता है। हार्पी के बारे में आप बात नहीं कर रहे, एक हार्पी के पहले आता था सब बोतल में ले लेके आता था साफ़ करने वाला लेटरिन, ठीक है, वो एक एसिड ही होता था। तो इथेनोइक एसिड इज़ कलरलेस लिक्विड, ये एक कलरलेस लिक्विड होता है। इसका स्मेल जो होता है विनेगर की तरह होता है। विनेगर थोड़ा दारू नहीं बोल सकते हैं उसको। विनेगर क्या होता है बताते हैं। विनेगर जो है, इसमें जो एसिड का जो मात्रा होता है 5 से 8% होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि विनेगर में एसिड की मात्रा कितना होता है, तब 5 से 8%। अब बाकी सब वाटर होते हैं, इसी को विनेगर बोलते हैं। जिसमें एसिड की मात्रा 5 से 8% हो उसको विनेगर बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसका याद करने की आवश्यकता नहीं का ही पूछता है। जब प्योर इथेनोइक एसिड को हम कूल करते हैं, जब हम इथेनोइक एसिड क्या प्रॉपर्टी है वो सब जो हम लिख रहे हैं वही याद करना है। इथेनोइक एसिड जो है अगर हम इसको कूल करते हैं, ठंडा कर देगा, फ्रीज में रख देगा इथेनोइक एसिड को। इथेनोइक एसिड लिक्विड होता है, कलरलेस होता है। तो अगर हम इसको फ्रीज में रख दें तो ये सॉलिड बन जाता है, ग्लेशियल, मतलब बर्फ़ टाइप के। ग्लेशियल इथेनोइक एसिड इसी को बोलते हैं। यही तो हम लोग डाले थे अल्कोहल में, ग्लेशियल इथेनोइक एसिड डाल दो तो ईस्टर बन जाता था। तो इथेनोइक एसिड जो होते हैं वो मिसिबल विथ वाटर, वाटर के साथ घुलनशील भी होते हैं। अल्कोहल भी घुलनशील होता है किसी भी प्रोपोर्शन में। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में घुलनशील है, तभी ना हम ये बना पा रहे हैं विनेगर, जिसमें 5 से 8% एसिड है, बाकी पानी है। अगर पानी में घुलता ही नहीं, जैसे तेल है, घुलता ही नहीं तो बनता ही नहीं, फिर अल्कोहल भी नहीं बनता फिर, क्योंकि अल्कोहल तो फिर ऊपर छालते रहता है, पानी नीचे रहता है, कैसे पीता। तो वाटर में मिसिबल है, वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल भी और एसिड भी। अब लिटमस का क्या प्रभाव डालेगा ये हम नहीं पढ़ाना, जान रहे हैं कि जो एसिड है तो क्या करेगा, टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये सब पढ़ जानता है तुम। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ लेना। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर टू ऑरेंज किस में कन्वर्ट करता है, ये पढ़ाने वाला नहीं है, एक काम का नहीं है, तुम पढ़ चुके होगे कि किस में क्या कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसमें तुमको बहुत सारे रिएक्शन है, रिएक्शन तुमको नहीं पढ़ना है, रिएक्शन नहीं पूछेगा। एक चीज़ खाली याद रखना, ये भी नहीं पूछेगा, ये सब क्यों पूछेगा। देखो, अब कार्बोक्सिलिक एसिड को अभी बताया था, इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्शन कराया था, क्या बनता है, ईस्टर बनता है। बार बार एक ही रिएक्शन है, क्योंकि अब कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर है, तीन अल्कोहल मिलाएगा, अल्कोहल का चैप्टर था तो हमने एसिड मिलाता था, बनेगा तो ईस्टर ही। ईस्टर कैसे होते हैं, देखो लिखा हुआ है। ईस्टर जो है वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, हैविंग ए स्वीट स्मेल और प्लीजेंट स्मेल। परफ्यूम में इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोफीन का फोटो बना हुआ। कैसे बनता है, तुम ले लो इथेनोइक एसिड, उसमें डाल दो इथेनॉल, बन गया तुमको ईस्टर। ईस्टर का IUPAC नेम क्या है भाई, इथेनाइल इथेनोएट। याद नहीं करना, इथेनाइल इथेनोएट हम तुमको याद करवाए थे। देखो ईस्टर का एक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड और C है। अगर C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H लग देना तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फिर आगे C जोड़ते जाओ, ये मिथेनोइक एसिड, एक और C जोड़ दिया तो इथेनोइक एसिड, एक और C जोड़ दिया तो ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। तो एसिड में क्या होते हैं कि डबल बॉन्ड वो यहाँ पे H आएगा, ईस्टर में यहाँ H नहीं आएगा, कार्बन कार्बन आएगा, समझ में आएगा। तो ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे H नहीं आएगा, कार्बन कार्बन आगे, कितना भी कार्बन जोड़ते जाओ, ये आगे भी और पीछे भी। तो देखो ये तो ईस्टर हो गया, ये हो गया इथाइल, ये भी हो गया इथाइल, दो कार्बन को इथाइल बोलते हैं। तो इथाइल इथेनोएट इसको बोलते हैं, समझ में आया, इथाइल इथेनोएट। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये सब जरूरी नहीं है, कभी पूछेगा नहीं। तो इसमें कुछ तुमको पढ़ना नहीं है, ख़त्म कहानी। अब आ जाओ सॉप एंड डिटर्जेंट में, वो इम्पोर्टेंट नहीं, पढ़ के टाइम वेस्ट होगा। जो इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह वो सब इम्पोर्टेंट है, कुछ वहाँ देखेंगे। अब सॉप के बारे में पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है। सॉप में मात्र 2 3 4 पॉइंट याद रखना कि सॉप क्या होते हैं, पहला सवाल पूछता है। तो सॉप जो होते हैं सोडियम साल्ट होते हैं या पोटेशियम साल्ट होते हैं, किसका, फैटी एसिड का, ठीक है। तो सॉप क्या होते हैं भाई, तो सोडियम और पोटासियम साल्ट,
साल्ट किसको बोलते हैं पता है? जो आयंस में ब्रेक हो जाए, NaCl, Na+Cl- में, मतलब आयंस में ब्रेक हो जाए वो जनरली सॉल्ट होते हैं, जिसमें एक मेटल प्लस नॉन मेटल होना चाहिए। तो सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ, यही ऑप्शन में अगर आएगा तो आएगा, ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड किसको बोलते हैं पता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं, ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड किसको बोलते हैं अभी हम दिखाएंगे फोटो बना करके, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये इसका हम फोटो बनाते हैं सॉल्ट का, जैसे हम बोले ना कि सोडियम सॉल्ट होना चाहिए चाहे पोटेशियम सॉल्ट होना चाहिए, तो ऐसा होता है। अब लॉन्ग फैटी एसिड का होना चाहिए, तो फैटी एसिड का होता है लॉन्ग चेन ऑफ। तो साबुन का हम फार्मूला लिखते हैं, ज़रा देखना, C17 होता है, इसमें H35 होता है, C+O- होता है और Na होता है, Na+। अब तुम ध्यान से देखो 17 कार्बन है, तो कैसे फोटो बनाओगे? हम थोड़ा जिगजैग में बनाते हैं, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, सिंगल बॉन्ड यहाँ। 11th में पढ़ा था कि ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं। और यहाँ जब ख़त्म हो गया, यहाँ पे C17 कार्बन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बनाओगे तुम? C+, उसको हम स्फीयर में बना देते हैं। स्फीयर में क्या है? C+OA-। तो ये तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, C17H35 है, कार्बन 17 हो गया। तो इस आकार में होते हैं सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल्स। ये हो गया अपना आयंस, आयनिक पार्ट हो गया, C+O- Na+। इधर सब हाइड्रोकार्बन है, 17 वो कार्बन है, तो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पूरा को फैटी एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ये पूरा को फैटी एसिड बोलते हैं पूरा को। तो फैटी एसिड क्या हुआ समझाया? हाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, C+OA- प्लस Na लगा हुआ है। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड हो गया इतना पार्ट, आई लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये है इथेन टाइप के सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें। तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन और प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस है, तो इस सब दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं? फैटी एसिड बोलते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। फैटी एसिड हो गया, खत्म कहानी। ये है सॉल्ट का फार्मूला। अच्छा, इसके जगह पर Na+ के जगह पोटेशियम भी रह सकता है, K+ रह सकता है। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सिट्रेट। ये जो फार्मूला लिखे तो क्या बोलते हैं? सोडियम सिट्रेट। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पहला सोडियम सिट्रेट। ठीक है, C17 वाले को सोडियम सिट्रेट बोलते हैं। C15 भी हो सकता है, उसको बोलते हैं सोडियम पामिटेट। C15 C15H31 C+O- Na+, इसको बोलते हैं सोडियम पामिटेट। ये भी एक सॉल्ट का फॉर्मूला है। इसमें अब दो चीज़ पढ़े, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अच्छा, साबुन बनाने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पोनोफिकेशन। याद रखना, साबुन बनाने के और नाम भी पता भी चल रहा है, स्पोनो मतलब साबुन, साबुन कुछ। तो स्पोनोफिकेशन होता है कौन सा प्रोसेस? साबुन बनाने का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कैसे बनता है? हम एक फैट आयल लिए, मतलब ईस्टर लिए, फोन किसका रहा है थोड़ा चेक कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर होगा शायद। तो ये सॉप बनाने का जो प्रोसेस है उसका स्पोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे बनता है ये रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है, जो क्वेश्चन जनरली बनता है। ठीक है, अभी हम पढ़े, इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वही सिर्फ बात करेंगे। इसमें अभी हम पढ़े कि इसमें लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें दो पार्ट होता है कार्बन कंपाउंड का। ठीक है, ये C+O- और Na+ होते हैं, और ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं। बार बार टाइप समझा। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ कहिए सर, एक मिनट में बाद में बात करते हैं, बिजी है। यानी अकेडमी वाला परेशान करता रखा है, लॉगिन कर दिया।
चलो देखो, ये है लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हो गए और ये आयनिक पार्ट हो गए, ठीक है, शॉर्ट आयनिक पार्ट है। अब इसमें दो चीज़ समझना, ये जो होते हैं, अब हाँ एक चीज़ और सुन, अब कपड़ा कैसे साफ़ होता है यहीं पे पास साथ साथ समझा देते हैं। ये कपड़ा है, जैसे मान लेते हैं कि ये शर्ट है अपना, ये तुम्हारा बाँह है, ये गला है, ऐसे करके तुम पहनते हो, ये कॉलर है पीछे। अब यहाँ पे गंदगी लग गया है, ठीक है, इसको हम गंदगी को किताब के भाषा में बोलते हैं कि चलो मान लेते हैं आयल लग गया होगा या ग्रीस लग गया होगा, ठीक है, या फिर डस्ट वगैरह, डर्ट वगैरह, गंदगी, ठीक है। तो आयल ग्रीस अगर हम बोलेंगे तो समझ आना कि गंदगी की बात कर रहा है, दाग उग लग गया है आयल का, उसका बात कर रहा है, ठीक है। तो जो ए वाले जो पार्ट होते हैं, ए वाले जो पार्ट होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा भाई, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो आयनिक पार्ट होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो आयल में या फिर डर्ट में, गंदगी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। आयल में ये सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है, डर्ट में ये सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक। ये वाले जो पार्ट हैं, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन वाले जो पार्ट हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन इसमें वाटर में सॉल्युबल होगा। दो पार्ट समझे, एक आयनिक पार्ट वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाटर में सॉल्युबल नहीं। तो ये कहाँ सॉल्युबल होता है? तो ये आयरन में सॉल्युबल होगा, डर्ट में सॉल्युबल होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ों में सॉल्युबल होता है। तो ये चीज़ पूछता है कि कौन किस में सॉल्युबल है, तो तुमको इतना चीज़ चारों बात याद रखेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तुम याद रखना कि कौन गंदगी में सॉल्युबल है, कौन गंदगी में नहीं, बाकी उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है वो आयल में सॉल्युबल है, तो आयनिक आयल में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब आयनिक आयल में सॉल्युबल नहीं है तो पक्का से वाटर में सॉल्युबल होगा, अपोजिट। अब लॉन्ग हाइड्रोकार्बन है वो आयल में सॉल्युबल है, इसका मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, दोनों उल्टा। अगर आयल में सॉल्युबल है तो वाटर में नहीं होंगे, अगर वाटर में सॉल्युबल है तो आयल में नहीं होंगे। तो एक ही बात याद रखना, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, ये वाला, कि जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है वो आयल में सॉल्युबल है। और इसी से हम कैसे सारे पार्ट निकालते हैं, देखो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है वो आयल में सॉल्युबल है, इसका मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। अच्छा, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है आयल में सॉल्युबल है, इसका मतलब जो आयनिक होगा वो आयल में सॉल्युबल नहीं होगा, वो वाटर में सॉल्युबल होगा। समझ आया? तो ऐसे करके देखते हैं। अब ये गंदगी को कैसे हटाता है देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये गंदगी है, ठीक है, अब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, किस में सॉल्युबल है? आयल में सॉल्युबल है। तो जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होगा ना, ये गंदगी के तरफ अटैच होगा, अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये गंदगी में सॉल्युबल है। सॉल्युबल होने के मतलब क्या होगा? दोनों में जाकर के मिक्स हो जाना, अटैच हो जाना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम में तुम्हें खूब पटता है, मतलब खूब हम दोनों आपस में सॉल्युबल हैं, खूब अपना विचार प्रकट करते हैं। मतलब अगर 10 लोग की भीड़ है, बारात में गए, तो हम हमेशा तुम्हारे साथ ही बैठेंगे, ज़्यादा अटैचमेंट होगा। जैसे तुम अपने दोस्त को साथ जाएगा जान पहचान में, तो जिससे ज़्यादा अटैचमेंट होगा ना, तुम उसी के पास बैठोगे, सीधी सी बात है। मतलब जिसके साथ ज़्यादा तुम सॉल्युबल होगे उसी के पास तुम जाकर के बैठोगे, उसी के साथ तुम अटैच होगे। तो वही कहानी यहाँ पर भी, जो हाइड्रोकार्बन है ये आयल में सॉल्युबल है। अब आयल में सॉल्युबल है तो ये अटैच भी हाइड्रोकार्बन ही जाकर के होता है डर्ट में। तो एक कंपाउंड लेते हैं, एक मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो ये जाकर अटैच हो गया। जो ऊपर वाला पार्ट है वो अटैच नहीं हुआ, वो थोड़ा दूर रहता है, राइट। ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल्स आएंगे वो भी अटैच हो जाएंगे, इसका स्फीयर पार्ट ही हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे हम प्लस माइनस करते हैं, ये आयनिक पार्ट है गोल वाला, ठीक है, ये अटैच हो गया। लेकिन ये वाले जो पार्ट है वाटर में सॉल्युबल है, ये वाटर में जाना चाहेगा और ये डर्ट में जाना चाहेगा। जैसे ही तुम धोगे, खैर छोड़ो, अभी धोने के बाद छोड़ो, ऐसे हो गया। अब ये जब इस टाइप का आकार बन जाता है ना, गंदगी के चारों तरफ ऐसे बन जाएगा, जैसे ही तुम उसको पटकोगे ना, तो ये पूरा के पूरा जो मामला है वो बाहर आ जाता है, वाटर में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जो आयनिक पार्ट है ये चाह रहा है कि हम वाटर में मिल जाएं। तो ये क्या करता है, आयनिक पार्ट के खींच करके लाता है कि चलो वाटर में, समझा। और तुम ऊपर से हेल्प कर दिए, पटक दिए, तो ये जो आकार स्प्रिंग के टाइप बना है, ये आयल उठ करके सीधे वाटर में आ जाएगा, ठीक है।
वाटर में क्यों जाना चाह रहा है, इसलिए जाना चाह रहा है कि जो आयनिक पार्ट है वो बोल रहा है कि हम तो वाटर में मिलेंगे, हमारा वाटर चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये जो आयनिक पार्ट है वाटर में खींच करके ले जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर बना है ना, वायल सही से चला जाएगा, किस में, वाटर में चला जाएगा, कपड़ा हो जाएगा साफ। तो जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसी को बोलते हैं मिसल्स। इसको क्या बोलते हैं अपन, मिसल्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपन मिसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना मिसल्स क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है जब गंदगी में आयल जो है, आयल के चारों तरफ सॉप का मॉलिक्यूल्स जब आ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं आयल में, उसी को मिसल्स बोलते हैं। जो सॉप जैसे ही तुम सॉप को वाटर में घोलोगे, डिजॉल्व करोगे और वो आयल से जाकर के अटैच हो जाएंगे, तब एक मिसल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि मिसल्स क्या होता है, जैसे ही सॉप को डिजॉल्व किए तो आयल से जाकर के अटैच हो गया हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, तो मिसल्स उसको बोलते हैं, और कुछ नहीं। तो एक टर्म था, याद रखना। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और पूछता है, इसमें कौन सा पार्ट हाइड्रोफोबिक है, कौन सा पार्ट हाइड्रोफिलिक है। तो जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, मतलब वाटर से दूर भागते हैं, मिलेंगे नहीं है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक कौन सा पार्ट हो गए, हाइड्रोफोबिक उसको बोलते हैं जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोफोबिक होता है। और जो वाटर में सॉल्युबल है, बोलते हैं कि ना हम वाटर से अटैच होंगे, मतलब उसको वाटर से प्यार है। तो जब उसको वाटर से प्यार रहेगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो याद रखना कि हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक कौन सी पार्ट होते हैं। अब आगे चलते हैं डिटर्जेंट पे। लिमिटेशन ऑफ सॉप वगैरह, देखो सॉप जो होता है ना, इसको हम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्ट वाटर, ठीक है, जिसमें क्लोरीन और मैग्नीशियम की मात्रा ना हो, उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। या जिसमें झाग उत्पन्न हो, जैसे कि झाग उत्पन्न होना ज़रूरी है, झाग मतलब कि झाग समझ रहे हो ना, फेम, जिसमें झाग प्रोड्यूस होता है, जिस पानी में झाग प्रोड्यूस होगा सॉप वही काम करेगा, या फिर जो वाटर सॉफ्ट वाटर होंगे साबुन वही काम करेगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि डिटर्जेंट बनाए, डिटर्जेंट मतलब साबुन, अति सरफ, डिटर्जेंट मतलब सरफ, इसको बोलते हैं सॉपलेस सॉप, ठीक है, डिटर्जेंट। ये डिटर्जेंट जो है ये हार्ड वाटर में भी कपड़ा धो देता है। इसको मतलब नहीं है कि वाटर में क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन है कि मैग्नीशियम है कि क्या है, मतलब नहीं है, उसको भी धो देगा, ठीक है। तो साबुन जो होते हैं ये भी वही होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ चेन बेंजोइक, याद करने की आवश्यकता नहीं, पूछता नहीं है, जनरली साबुन का ही पूछता है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड इसमें होता है। तो पता चला ये हार्ड वाटर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि सॉप जो है ना, सॉप का जो सॉल्यूशन है वो बायोडिग्रेडेबल है, ये हमारे वातावरण को, इकोलॉजी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है। तो वाटर पॉल्यूशन सॉप से नहीं होता है, साबुन से नहीं होता है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं, जो सरफ होते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इससे वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और ये हार्ड वाटर में यूज होता है। हार्ड वाटर हम इंसाइक्लोपीडिया पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि हार्ड वाटर, अगर वाटर में क्लोरीन मैग्नीशियम प्रेजेंट हो तो हार्ड वाटर बोलते हैं। अगर वो सब चीज़ न्यूट्रिएंट्स अगर इसमें प्रेजेंट हो तो उसमें आप डिटर्जेंट का यूज़ करेंगे, हम साबुन का यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह के चैप्टर हो गया क्या, समाप्त हो गया।